नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। असल में ये किताब की एक डिटेल्ड समीक्षा है। हम उसके जरिए इसके कुछ खास आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये किताब या यूं कहें कि इसकी समीक्षा पैसे को लेकर हमारी सोच पर कैसे क्या असर डाल सकती है। हाँ, क्योंकि इसका एक जो सबसे बड़ा फलसफा है वो तो बहुत मशहूर है कि अमीर लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये कोर आइडिया है। और ये पूरा आइडिया समझाया गया है दो तरह के पिताओं के जरिए। एक गरीब पिता। जो कहते हैं भाई पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह जरूरी है, सुरक्षा देखो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है अमीर पिता, जिनका फोकस होता है संपत्ति बनाने पर, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने पर। और वो सोच का अंतर भी दिखता है। जहां एक कहता है मैं ये खरीद नहीं सकता, वो एक तरह से दरवाजा बंद कर देता है। हाँ, बात खत्म। जबकि दूसरा पूछता है मैं इसे खरीदने का तरीका कैसे ढूंढूं, है ना। मतलब वो दिमाग को काम पे लगाता है। सही। तो समीक्षा में इस चूहा दौड़ का जिक्र आता है। ये क्या है असल में? हाँ, ये कियोसाकी का एक टर्म है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, बिल भरते हैं, फिर कमाते हैं, फिर बिल भरते हैं, एक साइकिल में फंस जाते हैं। तनख्वाह आई, खर्चे हुए, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार। अच्छा, तो अमीर मानसिकता इससे बाहर निकलने के लिए क्या कहती है? वो कहती है पहले सीखो कि पैसा काम कैसे करता है। सिर्फ एक कर्मचारी की तरह मत सोचो कि बस सैलरी मिल जाए। मालिक की तरह सोचो, समझो कि सिस्टम कैसे चलता है। तो मतलब ये सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होगा, पैसे की समझ ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर वो संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये बहुत सुना है इस किताब के बारे में। समीक्षा क्या कहती है इस पर? समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का नजरिया यहाँ काफी सीधा है। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई या डिविडेंड देने वाले शेयर्स। ठीक है। और दायित्व वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का कर्जा। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी हाईलाइट किया गया है, कियोसाकी अक्सर लोगों के अपने घर को भी दायित्व मान सकते हैं अगर उस पर लोन है या मेंटेनेंस का खर्चा है और वो कोई इनकम नहीं दे रहा। ओहो, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं अक्सर। हाँ, वो इसी सोच को चैलेंज करते हैं। तो ठीक है, ये संपत्ति और दायित्व समझ आया, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी जो शायद नौकरी कर रहा है वो संपत्ति बनाए कैसे? देखिए, समीक्षा ये साफ करती है कि कियोसाकी नौकरी छोड़ने को नहीं कहते एकदम से। वो कहते हैं नौकरी करते रहो, लेकिन साथ में अपना कोई बिजनेस शुरू करो या निवेश करो, साइड में कुछ बनाओ। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम पर फोकस। हाँ, कुछ ऐसा जिससे पैसा आता रहे बिना आपके लगातार एक्टिव रहे। और दूसरी जरूरी चीज, टैक्स। अमीर पिता वाली सोच टैक्स के नियमों को समझती है। वो टैक्स बचाने के कानूनी तरीके ढूंढते हैं, जैसे बिजनेस या कॉर्पोरेशंस के जरिए खर्च दिखाना। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। सिर्फ कमाना नहीं, मैनेज करना, टैक्स समझना, निवेश करना, ये सब। बिल्कुल। और ये सब सीखने से ही अवसर दिखते हैं। कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करते, वो बनाते हैं। हाँ, वो अपने दिमाग से, अपनी स्किल से अवसर बनाते हैं। समीक्षा भी इस बात पर जोर देती है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, पैसा कमाना, पर पैसे को संभालना, बढ़ाना वो नहीं सिखाता। तो कौन सी स्किल जरूरी है फिर? उनके हिसाब से सेलिंग, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लोगों को समझना, ये सब स्किल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही आपको बिजनेस बनाने और निवेश करने में मदद करती हैं। किताब में एक कैश फ्लो साइकिल जैसे किसी फॉर्मूले का भी जिक्र है, शायद समीक्षा में था। हाँ, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, बहुत सरल सा। आप अपनी आमदनी से संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है। फिर उस संपत्ति से जो इनकम होती है उससे अपने खर्चे चलाते हैं, और अगर पैसा बचता है तो उससे और संपत्ति खरीदते हैं। बिल्कुल। और ये चक्र चलता रहता है। इसी से धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, जिसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, बिल्कुल। वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, वही, जहां आपको जीने के लिए सिर्फ अपनी नौकरी की तनख्वाह पर निर्भर ना रहना पड़े। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी हैं इस किताब की? जी हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा मानती है कि ये किताब सोच बदलने के लिए, खासकर पैसे को लेकर जो डर होता है उसे कम करने के लिए बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आलोचक कहते हैं, और समीक्षा भी ये पॉइंट उठाती है, कि इसमें ठोस प्रैक्टिकल निवेश की सलाह थोड़ी कम है। ज्यादा फोकस
मानसिकता फिलॉसफी पर है, जो कि जरूरी है पर शायद काफी नहीं। अच्छा, और कुछ? हाँ, कुछ लोगों ने कियोसाकी की बताई कुछ कहानियों जैसे उनके अमीर पिता की असलियत पर भी सवाल उठाए हैं कि वो कितनी सच्ची हैं। ये तो होता ही अक्सर। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस समीक्षा से क्या टेक अवे मिलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा नजरिया ही हमारी आर्थिक स्थिति तय करता है। अक्सर दिक्कत पैसे की कमी की नहीं, पैसे की समझ की कमी की होती है। सही कहा, ज्ञान की कमी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ हमें स्कूल में या जीवन में जल्दी मिल जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है लोगों की जिंदगी? बिल्कुल, व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये कितना जरूरी हो सकता है, शायद यही सबसे बड़ा सबक है।